हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग उत्सर्जन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले मैं अपने वीडियो में 3 चैप्टर का जय प्रक्रम हो गया है, श्वसन हो गया है, परिवहन हो गया है, इन 3 का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग अलग डाल चुका हूं। दोस्तों ये जितने भी मैं ऑब्जेक्टिव डाल रहा हूं ये सारे ऑब्जेक्टिव एक ही चैप्टर का है, जय प्रक्रम का, उससे अलग अलग पार्ट्स का है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें से मैं 3 डाल चुका हूं, उत्सर्जन में अभी डाल रहा हूं। ठीक है दोस्तों, उत्सर्जन और उत्सर्जन हो जाएगा तब हम चलेंगे अगले चैप्टर जनन पर, नियंत्रण और समन्वय पर। ठीक है, तो दोस्तों आज हम उत्सर्जन के डालेंगे और जो 3 वीडियो हम डाले हैं उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पर मैं डाल दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। नहीं देखें तो दोस्तों आप इस जितने भी मैं क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन को आप ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम जो होने वाला है उसमें 100 क्वेश्चन कर दिया गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी से आएंगे, जितना मैं बता रहा हूँ यहीं से आएंगे, और मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, गेस्ट पेपर में देख लीजिएगा आप, यदि आप बीबीडी गेस्ट पेपर लिए हैं तो उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर 1-2 क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है, तो उसका आप देख लीजिएगा, उससे पढ़े हैं तब मिला लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम चलते हैं अपना क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि उत्सर्जी पदार्थ का शरीर से निष्कासन क्यों आवश्यक है। उत्सर्जी पदार्थ जो है वो शरीर से निष्कासन क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये विषाक्त होते हैं, क्योंकि ये शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि ये आवश्यक होते हैं, और इनमें सभी वही है, इनमें सभी वही है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर ये तीनों हो जाएगा कि क्योंकि ये विषाक्त होते हैं, शरीर में के लिए हानिकारक हो सकते हैं, और क्योंकि ये अनावश्यक होते हैं, आवश्यक नहीं अनावश्यक। तो इसका आंसर हम क्या कहेंगे कि इनमें से सभी, यानी इसका आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है, इसका आंसर सभी होगा। ठीक है, चलिए आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि उत्सर्जन सामान्यतः उत्सर्जन एवं जल संतुलन की क्रियाएं संपादित होती है अलग अलग, साथ कभी अलग, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा साथ, यानी उत्सर्जन की क्रिया सामान्यतः और जल संतुलन साथ होता है हमारे शरीर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रोटीन तथा एमिनो अम्लों के विखंडन के फलस्वरूप निर्माण होता है। प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप निर्माण होता है सिर्फ अमोनिया का, सिर्फ यूरिया का, सिर्फ यूरिक अम्ल का, और इनमें से सभी किसका निर्माण होता है दोस्तों? तो चलिए इसका आंसर हम जानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा, यानी कि विखंडन के फलस्वरूप से अमोनिया भी बनता है, यूरिया भी बनता है, यूरिक अम्ल भी बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि स्थलीय जंतु में सामान्यतः नाइट्रोजनीकरण पदार्थ का शरीर से निष्कासन किस रूप में होता है? प्रोटीन के रूप में, यूरिया के रूप में, अमोनिया के रूप में, एंड एमिनो अम्ल के रूप में। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरिया के रूप में, यानी हमारे मूत्र के रूप में। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किन जीवों में नाइट्रोजनी पदार्थ का निष्कासन यूरिक अम्लों के रूप में होता है? यूरिक अम्लों के रूप में होता है सिर्फ रेटिलिया के में, सिर्फ एविज में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोनों में। ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा कि रेप्टिलिया में भी और एविज में भी, दोनों में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि जीवों के शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न या अपशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उपापचय क्रियाओं का निष्कासन कहलाता है, उत्सर्जन, विसरण, बहिष्करण। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है कि वृक्क की भीतरी नतोदार सतह क्या कहलाती है? वृक्क शंकु कहलाती है, अंतभाग कहलाती है, हाइलम कहलाती है, एंड नेफ्रॉन कहलाती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हाइलम। क्या हो जाएगा? हाइलम कहलाती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन बोला जाता है। क्या? नेफ्रॉन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलम अवस्थित होता है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप मेरे साथ ही सारे क्वेश्चन को याद करते चलिएगा, क्योंकि अब समय नहीं है, एग्जाम आ गया है। ठीक है दोस्तों, नजदीक।
तो इसलिए आप मेरे साथ इस क्वेश्चन को याद करते जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिएगा, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, और मेरी आवाज को आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा, और एक हो सके तो आप एकांत में इसको देखिएगा, ताकि आपको एक ही बार में याद हो जाए, 2 बार पढ़ना ना पड़े या फिर 2 बार इसे देखना ना पड़े, क्योंकि दोस्तों समय हमारे पास कम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अवरोही चाप में, हेनले का चाप में, संग्राहक नालिका में और वोमेन स्फोट में, ठीक है दोस्तों। ग्लोमेरुलम कहाँ अवस्थित होता है? तो चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं, वोमेन संपुट में। याद रखिएगा, वोमेन संपुट में स्थित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कि इनमें कौन सीधे मूत्रवाहिनी से जुड़ा होता है? सीधे मूत्रवाहिनी से, संग्राहक नालिका, हेनले का चाप, सामान्य संग्राहक नली और अवरोही चाप। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सामान्य संग्राहक नली, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि मूत्र का पीला रंग निम्नलिखित में से किसके उपस्थिति के कारण होता है? ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा इस क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, ठीक है, कि मूत्र का पीला रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, एग्जाम में पूछ चुका है, यानी यूरोक्रोम, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यूरिया, यूरोक्रोम, सॉरी दोस्तों, यूरोक्रोम। ध्यान दीजिएगा, यूरोक्रोम, बहुत से लड़के यूरिया भी मार देते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यूरोक्रोम होता है, जिसके कारण मूत्र का रंग पीला होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डायलिसिस मशीन किस तरह का कार्य करता है? कृत्रिम यकृत का, कृत्रिम वृषण का, कृत्रिम वृक्क का और कृत्रिम ग्रंथि का, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, डायलिसिस एक मशीन होता है, जब किडनी खराब हो जाता है, दोनों किडनी खराब हो जाता है, तीसरा लगाया जाता है। तो दोस्तों ये किसका काम करता है? तो ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, यह वृक्क, कृत्रिम वृक्क का कार्य करता है, किडनी का कार्य करता है हमारे शरीर में, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव मूल तंत्र के में दिए गए चित्र में, इसके नीचे यहाँ पर चित्र आपको दिया गया ना, यहाँ पर आपको चित्र दिया गया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो बोला है कि नीचे दिए गए चित्र में चिन्हित स्थान किस प्रकार को दर्शाता है? जो चिन्हित स्थान इसमें है वह किस प्रकार को दर्शाता है? ऑप्शन है मूत्राशय, मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी और वृक्क। देखिए यहाँ पर चिन्हित किया गया है ना, बोले किस स्थान को दर्शाता है? तो याद रखिएगा मूत्राशय का, यह है हमारा मूत्राशय, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन और बता देते हैं। पुरुष में मूत्र स्टोर करने की क्षमता 8 लीटर होती है, जबकि स्त्री में 5 लीटर होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए समझ में आ रहा है, आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में वृक्क किस स्थान पर अवस्थित होता है? मानव शरीर में वृक्क किस स्थान पर अवस्थित होता है? ऑप्शन हमारा वक्ष गुहा के पृष्ठीय तल पर, केसरुक दंड के दोनों ओर, उदर गुहा के पृष्ठीय तल पर केसरुक दंड के दोनों ओर, और तीसरा है उदर गुहा के पृष्ठीय तल पर केसरुक दंड के बाईं ओर, वक्ष गुहा के पृष्ठीय तल पर केसरुक दंड के बाईं ओर। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कि उदर गुहा के, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उदर गुहा के पृष्ठीय तल पर केसरुक दंड के दोनों ओर, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कि मूत्रवाहिनी वृक्क के किस भाग से बाहर निकलती है? मूत्रवाहिनी वृक्क के किस भाग से बाहर निकलती है? शीर्ष से, निचले भाग से, हाइलम से, निश्चित स्थान से नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर आप याद रखिएगा, हाइलम से। हाइलम जुड़ा होता है मूत्रवाहिनी से, ठीक है। हाइलम जो होता है मूत्रवाहिनी से कनेक्ट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का कौन सा भाग शरीर से सीधे बाहर खुलता है? कौन सा भाग शरीर से सीधे बाहर खुलता है? मूत्राशय, मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय या ट्राइगोन। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा हमारा मूत्रमार्ग जो सीधे बाहर निकलता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा वृक्क बाहर से संयोजी ऊतक तथा अरेखित पेशियों से बना जिस पदार्थ से घिरा होता है वह क्या कहलाता है? कैप्सूल, कार्टेक्स, मेडुला और नेफ्रॉन। इसे हम क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसे हम कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा प्रत्येक मानव वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? मतलब एक मानव में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा एक मानव में नेफ्रॉन की संख्या 10 लाख होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित एक प्याले जैसी रचना
क्या है? प्याले जैसी जो नेफ्रॉन में रचना होती है उसे हम क्या बोलते हैं? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका वुमेन, संपुट, ग्लोमेरुलस, अधिरोही चाप, संग्राहक नालिका ऑप्शन हमारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, उसे हम वुमेन संपुट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? वुमेन संपुट। याद रहेगा ना। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, इनमें कौन साधारणतः मानव मूत्र में उपस्थित नहीं होता है? जल, यूरिया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट मानव मूत्र में नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव मूत्र में साधारणतः यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? यूरिया कितना होता है मानव के मूत्र में? लगभग 96%, लगभग 2%, लगभग 4%, लगभग 60%। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा लगभग 2%। याद रखिएगा 2%, 2 से 3% यूरिया होता है। ठीक है, मानव मूत्र में। अगला क्वेश्चन हमारा, मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया, मशीन से रक्त को शुद्ध किया जाए, उसे डायलिसिस कहते हैं, डिमोडायलिसिस, कोशिका डायलिसिस, डायलाइजर। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा, याद रखिएगा, डिमोडायलिसिस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिमोडायलिसिस। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पौधों में गैसों यानी CO2 ऑक्सीजन, इस बाद में पौधों में गैसों का निष्कासन कहाँ से होता है? रंध्रों के द्वारा, वात रंध्रों के द्वारा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, पौधे में गैसों का आदान प्रदान रंध्र और वात रंध्र दोनों के द्वारा होता है। रंध्र और वात रंध्र दोनों के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, वात रंध्रों के द्वारा पत्ती में होता है, वात रंध्रों के द्वारा चौच के छाल में होता है। ठीक है, अगला हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है? गैस को बाहर निकालने के लिए परासरण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परिवहन। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? याद रखिएगा, पौधे में गैसों के बाहर निकालने की प्रक्रिया विसरण कहलाती है। ठीक है, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? फ्लोएम में, कार्टेक्स में, छाल में, पुराने जाइलम में। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पुराने जाइलम में। ठीक है, और अंत में वही छलटा के रूप में छोड़कर नीचे गिर जाते हैं। अगला हमारा 26, पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दुधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? लैक्टेस कहते हैं, रेजिन कहते हैं, गोंद कहते हैं, या टैनिन कहते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा हमारा लैक्टेस। क्या हो जाएगा? लैक्टेस। जो पौधे में दुधिया और गाढ़ा, देखिए कनेला वनेला का पौधा का पत्ती तोड़िएगा तो उसमें से दूध जैसा निकलेगा। ठीक है, तो उसे हम लैक्टेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैक्टेस। अगला हमारा, लैक्टेस सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? पीपल में, बरगद में, पीला कनेर में, और ये इनमें से सभी में। तो दोस्तों मैं अभी आपको बताया कि इसे कहाँ पाया जाता है। तो देखिए, पीपल के पौधा में भी आप देखिएगा, पत्ती को खींचिएगा तो उसमें भी निकलेगा, बरगद में भी आपको पत्ती को तोड़िएगा तो उसमें निकलेगा, और पीला कनेर यानी जो कनेला का फूल होता है उसमें भी निकलेगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो आइए दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? CO2, CO, NH3, इनमें ख और ग दोनों, यानी कि CO और NH3 दोनों। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा NH3, यानी इसका आंसर हो जाएगा NH3 अमोनिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर किसी कारण से किसी मनुष्य का एक वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो उसका परिणाम क्या होगा? मतलब एक सही है, एक कार्य करना बंद कर दे, उत्सर्जन बंद हो जाएगा, दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा, मनुष्य की तुरंत मृत्यु हो जाएगी, इनमें से कोई दो। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यदि कोई मनुष्य की एक किडनी फेल हो जाए तो एक किडनी पर भी जिंदा रह सकता है, और सारे प्रोसेस जैसे 2 किडनी से हो रहा था वह सारे प्रोसेस एक किडनी से होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक किडनी पर भी व्यक्ति आराम से जिंदा रह सकता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कि दूसरे वृक्क से उत्सर्जन चालू रहेगा। ठीक है, दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा। अगला क्वेश्चन हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है कि वृक्क किस जैव विकास प्रक्रम का हिस्सा है? उत्सर्जन का, श्वसन का, पोषण का, परिवहन का? तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा?
उत्सर्जन का। इसका आंसर क्या होगा? उत्सर्जन का। अगला क्वेश्चन है कि रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है? बबुल का रेजिन, बबुल का, कनेर का, पीपल का, चीड़ का। तो याद रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा कि जो बबुल रेजिन है वह चीड़ पौधा के उत्सर्जित पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, और हमारा एक क्वेश्चन बचा है, अंतिम क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन हमारा कि पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं पत्तियों में, छाल में, कोशिका रिक्तिकाओं में, इनमें से सभी में। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी में। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये कुछ क्वेश्चन था उत्सर्जन से संबंधित, उत्सर्जन चैप्टर का। दोस्तों तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को ये सारे क्वेश्चन याद आ गया होगा, तो आप अभी देख लीजिएगा। उसके बाद कुछ समय के बाद एक बार रिविजन कर लीजिएगा, एग्जाम जब नजदीक आएगा तो। और आप और भी सब्जेक्ट पर ध्यान देते रहिएगा और अच्छे से पढ़िए, एग्जाम नजदीक आएगा और अच्छे नंबर लाइए। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो नियंत्रण और समन्वय में। उसमें भी हम उसके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद।